निशा का फ़ोन आधी रात को बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद ये कोई मार्केटिंग कॉल है, पर फिर एक अजीब सी बेचैनी ने उसे उठा दिया। हेलो। उसकी आवाज़ में नींद की खुमारी थी। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, बस धीमी सांसों की सिसकारी सुनाई दे रही थी। निशा को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, पर तभी एक ठंडी कांपती हुई आवाज़ आई। मैंने तुम्हें देख लिया। निशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया और चारों तरफ देखा। कमरा शांत था, सिर्फ एसी की धीमी आवाज़ आ रही थी। उसने खिड़की के बाहर झांका, जहाँ स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में सड़क खाली थी। ये सच था या उसका वहम? अगली सुबह निशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को ये बात बताई। प्रिया ने इसे एक प्रैंक समझकर टाल दिया, पर निशा के मन में डर बैठ गया था। वो एक जानी मानी पत्रकार थी और उसने अपनी एक नई रिपोर्ट में शहर के एक बड़े बिल्डर विनोद सिंघानिया के गैरकानूनी ज़मीन के धंधों का पर्दाफाश किया था। क्या ये उसी का नतीजा था? कुछ दिन बाद निशा के घर पर एक लिफाफा आया। उसमें एक पुरानी धुंधली सी फ़ोटो थी। फ़ोटो में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। फ़ोटो के पीछे लिखा था, तुम्हारा अतीत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। निशा ने इस तस्वीर को पहले कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगी कि ये क्या है। उसका अतीत तो बहुत साधारण था, पर यह अजीब धमकी उसे परेशान कर रही थी। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया, पर प्रिया ने उसे रोक दिया। निशा, अगर ये सिंघानिया का काम है तो पुलिस में जाना खतरनाक हो सकता है। वो सब मिले हुए हैं, प्रिया ने समझाया। चलो हम खुद ही इस राज का पता लगाते हैं। 2 दिन बाद निशा को एक और लिफाफा मिलता है, जिसमें एक और धुंधली फ़ोटो थी। इस बार उस फोटो में वही लड़का और लड़की एक टूटे हुए पुल के पास खड़े थे। निशा को अचानक से एक पुरानी याद आई। बचपन में वो अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती थी। वहाँ एक ऐसा ही पुल था जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। निशा और प्रिया ने उस गांव जाने का फैसला किया। वो वहाँ पहुँचे और गांव के एक बुज़ुर्ग से मिले। बुज़ुर्ग ने बताया कि आज से 20 साल पहले उसी पुल पर एक जोड़ा मिला था, जिसका मर्डर कर दिया गया था। खून का कोई सुराग नहीं मिला था और गांव वाले मानते थे कि ये एक हादसा था। बुज़ुर्ग ने उस जोड़े का नाम बताया, अर्जुन और माया। निशा को एक और झटका लगा। उसकी माँ का नाम माया था। क्या ये वही माया थी? उसने बुज़ुर्ग से पूछा, क्या आप मेरी माँ माया को जानते थे? हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ शहर चली गई थी, बुज़ुर्ग ने बताया। तो फिर ये कौन थी? निशा के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उस रात वो बेचैन थी और उसने अपने बचपन के घर जाने का फ़ैसला किया, जो अब खंडर बन चुका था। वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिली। जब उसने वो डायरी खोली तो उसके हाथ कांपने लगे। ये डायरी उसकी माँ की थी, पर इसमें एक भयानक सच लिखा हुआ था। उसकी माँ माया वास्तव में सिंघानिया की बहन थी और अर्जुन, जिससे वो प्यार करती थी, वो सिंघानिया के नौकर का बेटा था। सिंघानिया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बहन और उसके प्रेमी को मार दिया था और इस कत्ल का इल्ज़ाम किसी और पर लगा दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट था, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी निशा को बता देना। मैं उसे सिंघानिया की हैवानियत से बचाना चाहती हूँ। निशा को समझ आ गया था कि वो जिस सिंघानिया के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसका मामा था, जिसने उसकी माँ को मारा था। और जो लोग उसे ये तस्वीरें भेज रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन के परिवार वाले थे, जो अब अपनी बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। निशा ने अब सिर्फ सिंघानिया को बेनकाब करने का फैसला नहीं किया, बल्कि अपनी माँ की मौत का बदला लेने का भी फैसला किया। अगली सुबह निशा अपने ऑफिस गई और उसने एक नई कहानी पर काम करना शुरू किया। ये कहानी सिर्फ ज़मीन के धंधों के बारे में नहीं थी, बल्कि एक माँ के कत्ल के बारे में थी। उसने एक एक सबूत इकट्ठा किए, हर एक तार को जोड़ा और अपनी जान को खतरे में डालकर एक एक गवाह से बात की। एक रात जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में एक परछाई उसके पास आई।
निशा ने अपनी हिफाजत के लिए अपनी कुर्सी के पीछे से एक भारी चीज़ उठाई। वो परछाई उसके पास आई और उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सच के कितने करीब हो, पर यह सच कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन निशा ने डरना नहीं सीखा था। उसने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। निशा ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी। पूरे शहर में सिंघानिया और उसके करप्ट एम्पायर के बारे में चर्चा हो रही थी। मीडिया उसके पीछे थी और पुलिस भी उसकी तलाश में थी। लेकिन सिंघानिया इतना आसान शिकार नहीं था। वो एक साए की तरह गायब हो चुका था। निशा जानती थी कि सिर्फ शुरुआत है, सिंघानिया चुपचाप नहीं बैठ सकता। कुछ दिन बाद निशा के पास एक और अनजान पार्सल आया। इस बार उसमें कोई फ़ोटो नहीं थी, बल्कि एक पुरानी कैसेट टेप थी। उस पर लिखा था, आखिरी गवाह। निशा ने अपने पुराने वॉकमैन में टेप डाली और प्ले किया। उसमें उसकी माँ माया की आवाज़ थी, डर और दर्द से भरी हुई। निशा, अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। सिंघानिया ने मेरे और अर्जुन के बीच का सच जान लिया है। उसने हमें एक गांव के पास एक पुराने पुल के पास बुलाया है। उसका इरादा ठीक नहीं है। ये एक आखिरी मौका है। उसकी सारी इलीगल डील्स और राज उसके पुराने फार्म हाउस में छुपे हैं। वहाँ एक लाल डायरी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आवाज़ रुक गई और एक भयानक चीख सुनाई दी। फिर शांत। निशा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसकी माँ ने अपनी मौत से पहले एक मैसेज छोड़ा था, लेकिन ये टेप उस तक कैसे पहुँचा? कौन था जो उसे ये सब दे रहा था? कोई ऐसा जो सिंघानिया के अंदर के राजों से वाकिफ़ हो। निशा ने प्रिया को फ़ोन किया और सारी बात बताई। प्रिया, हमें उस फार्म हाउस जाना होगा, जल्दी, उसने कहा। लेकिन उस फार्म हाउस का एड्रेस? प्रिया ने पूछा। वो एड्रेस मेरी माँ की डायरी में होगा, जो मुझे बचपन के घर से मिली थी। मुझे याद आया, उसमें एक मैप था, निशा ने जवाब दिया। दोनों लड़कियाँ उस पुराने और सुनसान फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अंधेरी रात, सन्नाटा और चारों तरफ जंगल। अब क्या करें? प्रिया ने डरते हुए पूछा। हमें पैदल चलना होगा। वो फार्म हाउस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, निशा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, मौसम और भी ख़राब होता जा रहा था। तेज़ हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। वो फार्म हाउस के पास पहुँचे, जो एक बड़े से गेट के पीछे आधी टूटी हुई हालत में खड़ा था। उसके अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई चीज़ सालों से बंद पड़ी हो। लिविंग रूम में एक पुरानी टेबल पर एक लाल डायरी रखी थी। निशा ने जल्दी से उसे उठाया, पर जैसे ही उसने उसे खोला, एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आवाज़ सिंघानिया की नहीं थी। पीछे मुड़कर देखा तो एक उम्रदराज आदमी हाथ में टॉर्च लिए खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, निशा ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं इस फार्म हाउस का केयर टेकर हूँ, उसने कहा, और मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। केयर टेकर ने उन्हें अंदर आने को कहा और अंदर एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने बताया कि उसका नाम रमेश है और वो सालों से सिंघानिया के लिए काम करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं। सिंघानिया ने उसके परिवार को किडनैपिंग की धमकी देकर उसे बंधक बनाया था। माया और अर्जुन की मौत का सच मैंने अपनी आंखों से देखा है, रमेश ने रोते हुए कहा। सिंघानिया ने उन्हें मारा था और उनकी लाशों को पुराने पुल के पास फेंक दिया था। निशा और प्रिया हैरान रह गई। रमेश ने उन्हें बताया कि उसने सिंघानिया के सारे राज, उसके इलीगल धंधे और करप्शन का सारा रिकॉर्ड एक पेन ड्राइव में छुपा के रखा था। वो ये सब निशा को देना चाहता था। रमेश जैसे ही वो पेन ड्राइव निकालने के लिए उठा, एक तेज़ आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो सिंघानिया का एक ट्रस्टेड हेंचमैन सौरभ था। उसने रमेश को देखते हुए गुस्से में कहा, तुमने हमारे साथ धोखा किया। सौरभ ने रमेश पर गोली चला दी। रमेश ज़मीन पर गिर गया। निशा और प्रिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने उनकी तरफ बंदूक तान दी।
तुम लोगों का खेल ख़त्म, उसने कहा। ये लाल डायरी और पेन ड्राइव अब मेरे पास आ गया। निशा ने डरते हुए पीछे देखा। उसके पीछे एक पुरानी अलमारी थी। उसने जल्दी से उस अलमारी से एक वाज उठाया और सौरभ के सर पर दे मारा। सौरभ नीचे गिर गया और उसकी बंदूक छूट गई। निशा ने तुरंत वो गन उठा ली। अब तुम्हारा खेल खत्म सौरभ, उसने कहा। उसने सौरभ को बंदूक के नीचे कर दिया और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस के आने पर सौरभ को अरेस्ट कर लिया गया और रमेश को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसने ज़िंदा रहते हुए सारी कहानी पुलिस को बताई और सिंघानिया के खिलाफ मजबूत गवाह बन गया। सिंघानिया को देश छोड़ने की कोशिश करते हुए एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। रमेश की गवाही और लाल डायरी में छुपे सबूतों ने उसे जेल में डलवा दिया। निशा ने न सिर्फ अपनी मां की मौत का बदला लिया, बल्कि एक बड़े क्रिमिनल एम्पायर को भी गिरा दिया। अब वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं थी, बल्कि एक नई किरण थी जो अंधेरों से लड़ी और उसने इंसाफ को जिताया। उसकी ज़िंदगी अब एक अलग मोड़ पर आ चुकी थी, जहाँ ना कोई पुराना डर था, ना कोई अधूरा राज, सिर्फ आगे बढ़ने की हिम्मत और सच की जीत। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।